Good morning, students, and welcome back to सेठ मुरलीधर सिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आप सभी का अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्र में हमने भोज्य पदार्थों में ऊर्जा मूल्य के निर्धारण के विषय में चर्चा करी थी। आज हम मानव शरीर में ऊर्जा मूल्य के निर्धारण के विषय में परिचर्चा करेंगे। मानव शरीर में ऊर्जा के निर्धारण हेतु कैलोरीमीट्री का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीट्री एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा शरीर के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को मापा जा सकता है। कैलोरीमीट्री का सिद्धांत: भोज्य पदार्थ का अंतिम मुख्य घटक ऊर्जा होता है, यानी कि जब भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत किया जाता है तो उससे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा मुक्त होती है, जिसको हम ऊर्जा के रूप में किलो कैलोरी या जूल में मापते हैं। शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें केवल और केवल भोजन से प्राप्त होती है। ज्वलन की छोटी सी जगह में भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा बड़े स्थान पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा कम होती है। यानी कि यदि हम भोज्य पदार्थ को छोटी सी जगह पर ऑक्सीकृत करेंगे, एक बंद चैम्बर में छोटे से में, तो ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, क्योंकि उस ऊष्मा के प्रसारण की स्पेस कम होगी, वॉल्यूम कम होगी। वहीं जब यही ऊष्मा बड़े स्थान पर उत्पन्न होगी तो ऊष्मा की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रक्रिया में उष्णता निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए ईंधन का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शरीर से ही ऊर्जा के व्यय को निम्नलिखित दो विधियों से मापा जा सकता है। जैसे हमने भोज्य पदार्थों में ऊर्जा मूल्य की गणना के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार मानव शरीर में ऊर्जा मूल्य के निर्धारण के लिए भी प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट कैलोरीमीट्री यानी कि प्रत्यक्ष विधि, इस विधि द्वारा शारीरिक ताप के उत्पादन तथा ऊर्जा के उपयोग को प्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है। इस विधि द्वारा शरीर से व्यय ऊर्जा को नापने के लिए अटवाटर रोजा बेनेडिक्ट का श्वसन कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसको शॉर्ट में ह्यूमन रिस्पायरोमीटर भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री में शरीर से उत्पन्न ऊष्मा तथा ऊर्जा के व्यय को मापने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित समय अर्थात 5 से 10 मिनट तक शारीरिक क्रियाएं करवाई जाती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जितनी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसे माप लेते हैं। 1 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा 4.825 किलो कैलोरी के बराबर होती है। यह हमने पिछले अध्ययन सत्र में भी पढ़ा था। इसी आधार पर शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ऑक्सीजन की मात्रा की गणना करते हुए कैलकुलेट कर लिया जाता है। ये देखिए, ये एक प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री जो कि अटवाटर रोजा और बेनेडिक्ट ने निर्मित किया था, श्वसन कैलोरीमीटर, उसका आपको चित्र दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे कि ये एक इंसुलेटेड कक्ष है। इंसुलेटेड कक्ष का मतलब हवा बंद है, इसमें ना तो हवा आ सकती है और ना ही जा सकती है। दूसरा, ये तांबे का कक्ष होता है, क्योंकि हम जानते हैं तांबा जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। और इसके चारों तरफ लकड़ी की दीवारें हैं जिससे इसको इंसुलेट किया गया है, जिससे ना तो तापमान कमरे में हवा और तापमान कमरे में अंदर प्रवेश कर सके तथा ना ही कमरे से बाहर निकल सके। ये जो कक्ष है ये कमरे जितना बड़ा होता है, जिसमें एक व्यक्ति के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे कि पलंग है, टेबल, कुर्सी इत्यादि रख दी जाती है। यह कक्ष लगभग 7 फीट लंबा होता है, 4 फीट चौड़ा है तथा 6.5 फीट ऊंचा है। हमने पहले ही बताया कि कमरे को लकड़ी के बॉक्स के द्वारा ऊष्मा का कुचालक कर दिया जाता है, जिससे ना तो ऊष्मा अंदर जा सके तथा ना ही बाहर आ सके। यह छोटा सा जो कक्ष है ये पूर्णतया आरामदायक कमरे की भांति होता है, जिसमें व्यक्ति कई दिनों तक आराम से रह सकता है। इस कक्ष में आप देख रहे होंगे कि भोजन का प्रवेश कराने के लिए तथा मल मूत्र को त्याग करने के लिए 2 छोटे छोटे द्वार बनाए जाते हैं, जिससे भोजन, पानी आदि आवश्यक सामग्री व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सके तथा उसके द्वारा उत्सर्जित मल मूत्र को बाहर निकाला जा सके। कमरे में संवहन के लिए ऑक्सीजन
माप कर ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा प्रवेश की जाती है, जो भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ कमरे में गैस के मीटर से एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं और व्यक्ति द्वारा कमरे में समय समय पर एक निश्चित समय के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, जैसे पढ़ने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के खेल खेलने की, बॉल से खेलना है, साइकिल चलाना है, सोना है, आराम करना है, यानी कि हर वे सब प्रक्रियाएं जिनमें अलग अलग मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, उस व्यक्ति द्वारा करवाई जाती है निश्चित समय के लिए। व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान व्यक्ति जो भी ऊष्मा छोड़ता है, उत्सर्जित करता है, उसको कक्ष में नलिकाओं में उपस्थित पानी का, आप देख रहे हैं इस पूरे कक्ष में कॉपर कॉइल्स लगी हुई हैं और उन कॉपर कॉइल्स में पानी भरा हुआ है। पानी की मेजर्ड मात्रा नली में ऊपर से अंदर आ रही है, जिसमें साथ में थर्मामीटर लगा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ से कॉइल से पानी बाहर निकल रहा है और वहाँ भी थर्मामीटर लगा हुआ है। दोनों तरफ लगे हुए थर्मामीटर से हम पानी का प्रारंभिक और अंतिम तापमान अंकित कर लेते हैं। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड व्यक्ति छोड़ता है, एक तरफ से ऑक्सीजन अंदर प्रविष्ट हो रही है और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है 8वें पॉइंट पर। 8वें पॉइंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो मोटर ब्लोअर यूनिट के द्वारा पहले सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर सोडा लाइम में, हमने पहले भी पढ़ा है कि सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और पुनः सल्फ्यूरिक एसिड से बाहर निकाली जाती है, और इसको हम टाइट्रेशन के द्वारा माप लेते हैं। तो ऑक्सीजन भी अपने नाप कर अंदर भेजी है, ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा मीटर से नाप कर, और निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने माप लिया है। और इसी प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान मुक्त होने वाली ऊष्मा को भी हमने पानी के तापमान में होने वाली वृद्धि के द्वारा अंकित कर लिया है। इसी प्रकार जो पानी की जितनी मात्रा काम में आई और पानी का जो तापमान में वृद्धि हुई उसको भी हमने अंकित कर लिया। निश्चित समय में व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा पानी द्वारा ली गई ऊष्मा और उसकी गतिशीलता, यानी कि विभिन्न क्रियाओं में व्यय ऊर्जा से शरीर के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा या ऊर्जा के खर्च को नापते हैं। सामान्यतः उतनी ही ऊष्मा की मात्रा उस व्यक्ति की एक दिन की आवश्यक ऊष्मा अर्थात ऊर्जा की मात्रा समझी जाती है, जो उसे 24 घंटे के दौरान काम में लेनी पड़ती है या चाहिए। अटवाटर रोज़ा बेनेडिक्ट जो कैलोरीमीटर था उसके कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी थी। क्यों? पहला तो ये काफ़ी महंगा कैलोरीमीटर, आपने देखा एक कमरे को पूरा छोटे से यंत्र की तरह तैयार करना, जैसे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर पूरी तरह इंसुलेटेड था, उसी तरह ये ह्यूमन रेस्पिरोमीटर भी पूरी तरह इंसुलेटेड और सभी आवश्यक सुख सुविधाओं के साथ में। दूसरा, व्यक्ति की ऊर्जा को मापने के लिए इसमें एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। बिना प्रोफेशनल टेक्नीशियन के आप इस कैलोरीमीटर का उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा, व्यक्ति को वहाँ कई घंटों तक कक्ष में रहना पड़ता है और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए समय देना पड़ता है, तब जाकर हम कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं। चौथा, इस विधि में ये मान लिया जाता है, वीडियो गलत टाइप हो गया है, इस विधि में, इस ह्यूमन रेस्पिरोमीटर की विधि में ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊष्मा का ना तो कोई संग्रह ही होता है और ना ही उसमें से ऊष्मा कभी बाहर नहीं जाती है। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री, यह अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री इस सिद्धांत पर आधारित है कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के दौरान जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसके लिए उपयोग में ली गई ऑक्सीजन तथा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न ऊष्मा यानी कि ऊर्जा के अनुपात में होती है। इस विधि में व्यक्ति से एक निश्चित समय यानी कि 5 से 10 मिनट तक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती हैं और इन प्रक्रियाओं के दौरान जो ऑक्सीजन वो ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है उनकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि 1 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा 4.825 किलो कैलोरी उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होती है। इसी आधार पर शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा विभिन्न क्रियाओं के दौरान ज्ञात कर लेते हैं। तकनीकी रूप से यह विधि प्रायः ऊष्मा को मापने की ह्यूमन रेस्पिरोमीटर के मुकाबले एक साधारण प्रक्रिया है। इस विधि से हम प्रायः
आधारीय उपापचय को मापते हैं। आधारीय उपापचय क्या है? जब भोजन करने के 12 घंटे के उपरांत आप पूर्णतया शारीरिक और मानसिक विश्राम की अवस्था में होते हैं, कोई भी शारीरिक कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके शरीर की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि श्वास लेना है, हृदय का धड़कना है, उत्सर्जी तंत्रों का कार्य है, विभिन्न ऐसे क्रियाकलाप शरीर के द्वारा किए जाने वाले जैविकी प्रक्रियाएं जिनके बारे में हम सचेत नहीं रहते हैं, और उनमें जो ऊर्जा का कंपलसरी व्यय होता है, यानी कि आप काम करें या ना करें, लेकिन इतनी ऊर्जा तो आपकी दैनिक रूप से खर्च होगी ही होगी, उसे ही हम आधारीय उपापचय कहते हैं। आधारीय उपापचय को मापने की विधियों का वर्णन हम अगले वीडियो सत्र में करेंगे। श्वसन गुणांक। हमने पहले भी कहा कि व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों के दौरान जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसी के अनुपात में ऊर्जा भी व्यय होती है। तो व्यक्ति के द्वारा निकालने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तथा उसके द्वारा उपयोग में ली गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को हम श्वसन गुणांक कहते हैं। ये श्वसन गुणांक का समीकरण लिखा हुआ है। निकाली गई छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन डिवाइडेड बाय उपयोग में ली गई ऑक्सीजन का आयतन। और इससे जब हम श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी कोशेंट कैलकुलेट करते हैं तो शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 आता है। आपको सूत्र भी ध्यान होगा, ग्लूकोज के एक अणु में जिसमें कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होती हैं, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसको ऑक्सीकृत करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड काम में ली मुक्त हुई, उतनी ही ऑक्सीजन काम में ली, एक श्वसन गुणांक आया। इसी प्रकार वसा का श्वसन गुणांक 0.7 तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.82 आता है, यानी कि वसा का श्वसन गुणांक सबसे कम है। एक सामान्य व्यक्ति के भोजन में जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है 60 से 70% तक, वसा 15 से 20% और प्रोटीन भी 10 से 15% तक। तो ऐसे मिले जुले भोजन का जब श्वसन गुणांक कैलकुलेट किया जाता है तो वो लगभग 0.82 होता है, जो प्रोटीन के श्वसन गुणांक के बराबर है। आज के अध्ययन सत्र में मैंने आपको ह्यूमन रेस्पायरोमीटर तथा अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटरी के द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा की गणना के विषय में बातचीत करी। अगले अध्ययन सत्र में हम आधारीय उपापचय दर तथा उपापचय दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।